हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका लॉज के बारे में, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बच्चों अभी तक लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, इन सब के बारे में जाना था। आप लोगों ने ये सब चीज लॉज जो है वो क्लास 9th में पढ़ रखे और अभी भी हम इसको पढ़ रहे हैं। बच्चों आपको पता होगा देयर आर बेसिकली आपको 5 लॉज पढ़ने हैं जो कि पूरे सिलेबस में। तो आप ये देखो कौन कौन से लॉज आपको पढ़ने हैं। तो बच्चों जो फर्स्ट आपको पहले हम जो हेडिंग डालो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो सबसे हम डिस्कस करें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें बच्चों आप देखोगे देयर आर बेसिकली आपके जितने भी है 5 लॉज है पूरे। आप अगर देखोगे देयर आर 5 लॉज which tell us how the elements get combined to form products। तो ये जो 5 लॉ है वो ये बताते हैं कैसे एलिमेंट कंबाइन होके आपका प्रोडक्ट बताते हैं। तो देयर आर 5 लॉज which tell us how the elements get combined to form product। तो बच्चों जो पहला जो बेसिक लॉ है दैट इज द फर्स्ट लॉ जो हम बात कर रहे हैं दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। First law is law of conservation of mass, है ना। तो जो law of conservation of mass जो होता है बच्चों, law of conservation of mass हमें ये बताता है कि आपका क्या बोलता है ये लॉ, ये बोलता है कि कोई भी अगर रिएक्शन है तो उसमें जो मास ऑफ द रिएक्टेंट है वो आपका इक्वल होगा मास ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी फॉर एनी रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टेंट क्या बोलता है फॉर एनी रिएक्शन, है ना, the sum of the mass of reactant, the sum of the mass of reactant is equal to the sum of the mass of product। mass of reactant का sum है that is equal to the mass of product, है ना। तो जैसे हम लोग ले रहे हैं A plus B is a reactant, it combined to give C plus B। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे sum of this reactant, sum of mass of this reactant, sum of reactant is equal to sum of product। किसका sum? mass, sum of product। तो ये आपका लॉ होता है जिसमें आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सम आपका बराबर होता है। जैसे आप लोग को एक एग्जांपल देखो, ये तो आपकी जनरल होता है, अब एक एग्जांपल होता है। जैसे हम ले रहे हैं C plus O2 if CO2। अगर आप इसमें देखोगे यहाँ पे कार्बन का मास 12 है, ये 32 है, तो दैट इज इक्वल टू 44 और ये भी कितना हो जाएगा 12 plus 32 दैट इज आल्सो इक्वल टू 40। तो यहाँ पे आपका क्या है तो रिएक्टेंट का मास है दैट इज 44, द प्रोडक्ट मास इज आल्सो 44। तो ये आपका लॉ हो गया। तो लॉ क्या बता रहा है? सिंपल सीधी सादी भाषा में जो रिएक्टेंट का मास है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना बच्चों। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। इस पे जनरली कुछ क्वेश्चन नहीं आते बट एक ये क्वेश्चन देखते हैं जनरली क्वेश्चन स्कूल में पूछे गए हैं आपको 11th में और थोड़ा परेशान आपको कर सकता है। तो इस पे एक क्वेश्चन देखो क्या है आपका। इस पे देखा है बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 1.5 ग्राम ऑफ इथेन। एक आपको 1.5 ग्राम ऑफ इथेन दे देता है, 1.5 ग्राम ऑफ इथेन, है ना, ऑन कंप्लीट कंबशन, ऑन कंप्लीट कंबशन 1.5 ग्राम ऑफ इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2, है ना। कंबशन में हमेशा प्रोडक्ट क्या आता है CO2 और H2। तो ये 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2 ये इसमें निकल रहा है। आप एक कंबशन कर रहे हो इतने 1.5 ग्राम इथेन का, इसमें इतना CO2 और इतना H2 आ रहा है। तो आपको ये बताना है, इसमें शो करना है, शो दैट रिएक्शन obeys law of conservation of mass। So that reaction obeys law of conservation of mass।
तो रिएक्शन वो लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगा, ये होता है। तो आपका 1.5 ग्राम इथेन है, कंबशन होके 4.4 ग्राम CO2 और 2.7 ग्राम H2 दे रहा है। तो हमें ये बताना है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करे। तो बच्चों आपका इथेन इज C2H6, इसको हमने कंबस्ट किया तो हमें मिल गया CO2 प्लस H2। तो यहाँ पे 2 कार्बन 2 आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 तो 3 आ जाएगा, तो 4 और 3 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 बैलेंस ही आगे समझ में कैसे करा हमने बैलेंस। पहले 2 कार्बन तो 2 लिख दिया, 6 हाइड्रोजन 3 लिख दिया, 4 और 3 7, तो यहाँ पे 7 बैठ गया। मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 2C6 प्लस 7O2 इज व्हाट 4CO2 प्लस 6H2। अच्छा ये बताओ, ये क्लियर है आपको? अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे मास ऑफ द रिएक्टेंट है मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये मत करना सर ऐसा कर लेते 4.4 प्लस 2.7 इक्वल्स टू 1.5 CO2 का मास आ जाएगा, फिर इक्वल दिखा दो। मतलब आप ये मान के चल लो कि यहाँ पे मास बराबर। तो अब आपका बच्चों यहाँ पे C2H6 का मास आपको दे रखा है 1.5 का, है ना। आपका CO2 का मास दे रखा है आपको कितना 4.4 ग्राम और H2 का मास दे रखा है 2.7 ग्राम। अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये चीज आपने पढ़ी भी होगी 11th मतलब 9th में, और थोड़ा बहुत आप लोग जानकारी भी होगी। आपको क्या करना है, इसका मास पता करना है किस मेथड से, स्टोइचियोमेट्री मेथड से। तो आपको ये पता, आप देखो इसके लिए सबसे इजी मेथड क्या करोगे, देखो हम इसी रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपका ये देखो दो C2H6 है इस और O2, इसमें क्या रिलेशन है, आपका रिएक्शन के हिसाब से 2 मोल आपका 7 मोल से करे। आप रिएक्शन पकड़ लो, रिएक्शन करिए भैया कि 2 मोल इथेन आपका 7 मोल O2 से रिएक्ट करता है, 2 मोल इथेन 7 मोल ऑफ O2 से रिएक्ट करता है। तो हमें ये दे रखा है आपका, अब इसमें मोल्स निकालो, पहले सबसे पहले मोल्स निकालो क्योंकि यहाँ पे मोल्स में बात कर रहे हैं। तो एक यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख लो 1.5/30, ये कितना हो जाएगा into 10, तो ये 2 हो जाएगा, 1/20 मोल्स आ जाएगा, वी गेट 1/20 मोल। तो हमारे पास दो, हमें ये पता है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है कि 2 से 7 मोल करता है। तो अब हमारे पास कितने मोल से 1/20 मोल से आपके कितने मोल फोटो देखेंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये फाइनली आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 7/20, तो x इक्वल्स टू 7/40, ये हो जाएगा, ये 7/40 मोल्स आ गया, है ना। अब आपको इसका मास निकालना है, मास ऑफ O2 निकालना है ना। तो 7/40 इंटू 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 5 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 28/5, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने O2 के मोल्स निकाल लिया, इसका मास निकाल लो। मास कितना आ जाएगा 28/5 इज आपका 5.6 ग्राम। अब आप देख लो दोनों तरफ मास बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है ना, वो भी देख लो आप। अगर आप दोनों तरफ मास देखोगे आपका ये देखो, यहाँ पे C2H6 का मास कितना था 1.5 और O2 का मास कितना था, और द मास ऑफ O2 इज 5.6, ये आ गया 7.1। सिमिलरली यहाँ पे कितना मास है 4.4 प्लस 2.7, ये भी आ गया आपका 7.1। दोनों तरफ मास आपका इक्वल है, तो हम ये प्रूफ कर रहे हैं इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो बच्चों ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। आप अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होगा, आपको जनरली ऐसे क्वेश्चन में एक ना एक क्वांटिटी मिसिंग होगी, तो आपको बाय यूजिंग दिस स्टोइचियोमेट्री मेथड आपको क्या करना है, उसका मोल्स निकालना है, जो भी क्वांटिटी मिसिंग, मोल्स निकाल के मास निकाल ही लोगे। आप लोग को मास पता है कैसे निकालते हैं, मोल्स इनटू मोलर मास से। फिर आप क्या देखोगे, फाइनली उसके मास को कंपेयर कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये हमारा पहला लॉ हो गया जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। सेकंड लॉ देखते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ हम बात करें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बात करें तो इसके हिसाब से क्या क्या है, अ केमिकल कंपाउंड, डेफिनेशन लिखो, अ केमिकल कंपाउंड
a chemical compound, no matter from which source it is obtained, किसी भी सोर्स से ऑब्टेन होगा, from which source it is obtained, है ना? It contain है ना? It contain the same element, in fixed proportion by mass. बच्चों, एक केमिकल कंपाउंड किसी भी सोर्स से ऑब्टेन होगा, उसमें हमेशा सेम एलिमेंट रहते हैं इन फिक्स प्रोपोर्शन में। जैसे मान लो आपका H2 है, आप H2O को इससे ले, वाटर से ले, या फिर आप रिवर वाटर से ले, या फिर आप सी वाटर से ऑब्टेन करें। आप H2 को 3 सोर्स से ऑब्टेन करोगे, है ना? कौन कौन से सोर्सेस से? आप ले रहे हो एक टैप वाटर, रिवर वाटर, सी वाटर। टैप वाटर में H2O का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2O, CO का सॉरी वाटर का फॉर्मूला H2 हो जाएगा। यहाँ पे भी H2O, यहाँ पे भी H2O, है ना? तो ये H2O लिख रहे हैं हम लोग, चलो कोई बात नहीं, समझ लो वाटर। पहले फॉर्मूला लिखते हैं आप लोग के लिए वाटर। तो वाटर हमारा किसी भी सोर्स से ऑब्टेन हो तो वो H2O रहेगा, राइट? अब आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2:18, 2:16 हो जाएगा ऑक्सीजन, ये 1:8 आ जाएगा आपका। सिमिलरली ये 2:16, ये 1:8 आ जाएगा आपका, और ये 2:16, ये 1:8। तो आपने क्या नोटिस करा कि वाटर चाहे मैं नल से लूं, नदी से लूं या सी से लूं, तो यहाँ पे जो इसका वो है मास है, वो आपका हमेशा सिमिलर बना रहेगा। जो मास है वो 1:8 ही रहेगा, और वो रेशियो जो है वो हमेशा सिमिलर है। तो क्या बोला, एक केमिकल कंपाउंड वो किसी भी मेटल से, जो नो मैटर, वो कहीं से भी ऑब्टेन्ड हो, किसी भी सोर्स, उसमें जो एलिमेंट का रेशियो है वो बाय मास, वो आपका हमेशा इक्वल बना रहेगा। बच्चों अब इस पे न्यूमेरिकल देखो, आप कैसे न्यूमेरिकल। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, है ना? ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन, on burning with oxygen, yield 0.403 gram of magnesium oxide, and 0.243 gram of magnesium on burning with oxygen yield 0.403 gram of magnesium oxide। ये आपका एक्सपेरिमेंट बना। अब हम एक्सपेरिमेंट 2 बात कर रहे हैं, है ना? इसमें क्या 0.183 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन, ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन क्या दे रहा है? यील्ड कितना? यील्ड आपको कर रहा है यहाँ पे 0.302 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब आपको ये बताना है कि शो दैट इट फॉलोज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, शो दैट इट फॉलोज लॉ ऑफ डेफिनेट। ये बताना है क्या ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो करेगा। बच्चों क्वेश्चन नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको हम लोग रफ करने वाले हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। जितना आप नोट डाउन करोगे उतना आप लोग के लिए बेटर है ना? तो ये हम लोग को पूछा जा रहा है कि आपका 0.243 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कर रहा है तो इतना मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, ये इतना कर रहा है तो इतना कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, ठीक है? तो बच्चों आपको क्या देखना है, जब भी आप लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन सेटिस्फाई करोगे, मतलब आपको शो करोगे, तो आपको एलिमेंट्स के मास का रेशियो बताना होगा कि क्या वो सही इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। तो एक्सपेरिमेंट 1 में देखो, एक्सपेरिमेंट 1 में आप मैग्नीशियम
है ना, ऑक्सीजन और MgO ये दे रखा है आपको। मैग्नीशियम का मास कितना दे रखा था आपको, जल्दी बोलो क्या था आपको, 0.243 ये मैग्नीशियम का मास था, है ना। आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास कितना दे रखा था, 0.403 का। तो O2 कितना आ जाएगा, आप इसमें से माइनस कर दो, अब तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में प्रूफ कर चुके हो, तो ये आ जाएगा 0.16। ये एक्सपेरिमेंट 1 में आपको, दिस इज फॉर एक्सपेरिमेंट 1। अब एक्सपेरिमेंट 2 में आपने क्या देखा, एक्सपेरिमेंट 2 में क्या देखा आपने, मैग्नीशियम का मास कितना दे रखा था आपको, 0.182 ग्राम, और ये कितना था 0.302 ग्राम। O2 कितना आ जाएगा, आप इसको इससे माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.120। मैग्नीशियम 0.243, इससे ये मिल रहा है, तो O2 कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, O2 आ जाएगा। मैग्नीशियम 0.182 ग्राम, MgO कितना मिल रहा है 0.302, इससे माइनस करके इतना आ जाएगा। तो बच्चों अब आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, आपको एलिमेंट्स का रेशियो निकालना है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और O2 का क्या रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ जब O लिखो क्योंकि आप एटम दे रहे हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ जाएगा, वो देखो। तो ये 0.24 पहले वाले एक्सपेरिमेंट में कितना रेशियो है, 0.24, एक्सपेरिमेंट 1 में इज टू 0.16, ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे ये से हट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3:2। ये एक्सपेरिमेंट 1 में रेशियो। दूसरे वाले में देखो आपको रेशियो कितना आ जाएगा, अगर वो इक्वल आता है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। Mg और O का रेशियो एक्सपेरिमेंट 2 में, आप इसमें क्या देखते हो एटम्स, तो 0.18, 2 को मैं नहीं ले रहा आगे, और 0.12, तो ये 6 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 3। तो मतलब यहाँ पे जो रेशियो है वो बराबर आ रहा है, एंड इट फॉलोज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना बच्चों। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। तो अभी आगे और हम बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट लॉ बात कर रहे हैं, अभी तक हमने 2 लॉज पढ़ लिए। नेक्स्ट लॉ बात कर रहे हैं आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ बात कर रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये मेरा नेक्स्ट लॉ है ना। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है, अब इस लॉ को लिखते हैं। देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है आपका बच्चों, जब आपके 2 एलिमेंट होते हैं, when two elements combine to form, जब 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे, मतलब हमने 2 एलिमेंट ले लिया, when two elements combine to form, है ना, more than one compound, क्या कहते हैं, more than one compound, more than one compound, है ना। when two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element which is combined with fixed mass of other elements, when combined with fixed mass of other elements, bears a whole number ratio, वो एक whole number ratio bear करता है, ठीक है। तो जब 2 एलिमेंट कंबाइन होके वो एक कंपाउंड बनाते हैं, then the different masses of one element which is combined with fixed mass of other element, that bears a whole number ratio, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप जैसे सपोज करो कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये 2 एलिमेंट है आपके, ठीक है, हमने बोला 2 एलिमेंट है आपके, वो कंबाइन हो रहे हैं, मतलब दे कंबाइन टू फॉर्म। अब वो कंबाइन होके 2 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक CO बना रहा है और एक CO2, राइट, ठीक है। अब हम कह रहे थे डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, यहाँ पे डिफरेंट मास किसका है, ऑक्सीजन का, और फिक्स मास किसका है, कार्बन, ठीक है। तो पहले वाले CO वाले केस में देखेंगे तो 12 जो हो रहा है 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो वो कंबाइन हो रहा है किसके साथ, आपका 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली दूसरे वाले में CO2 में 12 ग्राम कार्बन आपका 32 ग्राम से कंबाइन हो रहा है। अब वो क्या कह रहा है, जो कंबाइन हो रहा है फिक्स मास है,
तो जो एलिमेंट है डिफरेंट मास वाले एलिमेंट है वो उनमें एक होल नंबर रेशियो, तो आप चेक कर लेते क्या उसमें होल नंबर रेशियो है या नहीं। तो होल नंबर देखो क्या हो जाएगा 16:30। तो ये दिस किया था होल नंबर रेशियो दैट इज 1:2। तो 44 में तो यहाँ पे आपका एक होल नंबर रेशियो देखने को मिलता है। जैसे आप एक और देखो, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग सेकंड H2 एंड H2। हम H2 और H2 में देखोगे तो जो ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। जैसे आप अगर देखोगे यहाँ पे H2 में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन से। सिमिलरली H2O2 में 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है 32। तो यहाँ पे 16:32 रेशियो हो जाएगा। ये रेशियो इसको हो जाएगा 1:2। तो यहाँ पे 1:2 का रेशियो देखने को मिलेगा बिटवीन द ऑक्सीजन। तो ये आपका होल नंबर आ रहा है ना, मतलब हमने क्या बोला, व्हेन 2 एटम्स कंबाइन, है ना, जब 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं और फॉर्म कर रहे हैं एक से ज्यादा कंपाउंड, तो उसमें एक एलिमेंट जो फिक्स्ड है और दूसरा जो वेरी कर रहा है, तो जो एलिमेंट वेरी कर रहा है उसमें आपका हमेशा एक होल नंबर रेशियो देखने को मिलता है। तो ये अभी आपको देख के समझना है। अभी हम एक एग्जांपल देते हैं बच्चों, देखो आप लोग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चों देखो, अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एग्जांपल 3। तो इसमें आप देखोगे आपको कुछ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो मिलकर ये एलिमेंट्स बना रहे हैं। क्या क्या है आपका N2O NO, ठीक है, आपका N2O3 है ना, N2O NO N2O3 NO2 और N2। ये कुछ 5 एलिमेंट आपको चाहिए, ठीक है। जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपका ये सारे कंपाउंड होते हैं और आपको ये बताना है क्या ये मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो आप क्या करोगे, पहले सबका मास निकाल लोगे N और O का सबका मास निकाल लोगे। तो बच्चों यहाँ पे ये कितना है 14, ये 16, ये कितना हो जाएगा 28, 48 है ना। ये किसका N2O, दिस इज NO, सॉरी ये NO और हमारा N2O रहेगा, NO हो गया हमारा, N2O3 और एक N2O, ये कितना हो जाएगा 28 और 16 और NO2 14 और 28, N2O5 इज आपका ये हो जाएगा 28 और 16। अब आप ये देखो बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन भी वेरी कर रहा है और ऑक्सीजन वेरी कर रहा है। तो आपका लॉ क्या बोलता है, आपको एक एलिमेंट को फिक्स करना पड़ेगा। तो आप एक एलिमेंट जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स कर दो, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ये 28 हो गया और यहाँ पे भी आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 28 हो गया, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, है ना, ऑक्सीजन इज 32, ये थोड़ा गलती कर दिया, ऑक्सीजन 32 लिख देना, ये 64 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका 64 आ गया, है ना। ये आपकी टेबल बन गई जो फिर हम अलग से दोबारा लिख दे रहे हैं। इसमें हमने नाइट्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये आपका 228, ये आपका 28 पूरा नाइट्रोजन 28 हो गया पांचों एलिमेंट के लिए। और जो ऑक्सीजन हो गया आपका, ऑक्सीजन में 60 पहला वाला आ गया 32, 48 आपका 60, 64 और 6 आपका ये N2O5 5 is 80, यहाँ पे 80 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 80, तो यहाँ पे बच्चों जब आप रेशियो देखोगे तो क्या आ जाएगा ऑक्सीजन में 16:32 is to 48 is to 64 is to 80। ये क्या आ जाएगा बच्चों 1:2 is to 3 is to 4 is to 5। तो ये आपको एक होल नंबर रेशियो देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने क्वेश्चन में क्या किया, पहले सारे एलिमेंट देखे, अगर नाइट्रोजन वैरी कर रहा है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी एक को वैल्यू होने दिया, दूसरे को फिक्स करा। जब नाइट्रोजन फिक्स करा, ऑक्सीजन की वैल्यू देख ली और जो ऑक्सीजन में रेशियो देखने को मिल रहा है वो आ रहा है। तो मॉरल द स्टोरी क्या रखा, एक एलिमेंट फिक्स रखा, दूसरा वैरी करा और उसमें जो वेरिएशन है वो आपका हो जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लॉ हम लोग बात करते हैं के-ल्यूसेक लॉ में क्या होता है। के-ल्यूसेक लॉ ये बताता है आपका, ये गैसेस के बारे में लॉ है। ये बताता है कि कोई भी गैस, अगर आपकी रिएक्शन में कोई भी गैसेस है,
सारे अगर रिएक्टेड प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में, तो उसमें वो किस तरह से कंबाइन करते हैं। तो गैसेस के बारे में ये लॉ है, तो ये क्या बोलते हैं, व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब आपकी गैसेस रिएक्ट करती है, व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब गैसेस रिएक्ट करते हैं तो वो किस में करते हैं, तो वॉल्यूम में करते हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम, या प्रेशर में ले सकते हो, वॉल्यूम ले सकते हो, दे डू सो इन वॉल्यूम, है ना, दे डू सो इन वॉल्यूम which bears a simple whole number ratio, जिसमें एक whole number ratio देखने को मिलता है, which bears a simple whole number ratio to one another, इसमें आपस में whole number ratio होता है to one another, है ना, and to the volume of product form, and to the volume of product form. तो हमने बच्चों क्या पढ़ा कि पहले जो गैसेस रिएक्ट करते हैं, जो गैसेस हमेशा रिएक्ट करती हैं वो एक वॉल्यूम में रिएक्ट करती है ना, हमेशा भी वॉल्यूम के फॉर्म में इनका हम मेजर करते हैं, जैसे कि आप कोई भी कंसेंट्रेशन या कोई भी वैसे अदर जो रिएक्टेंट होते हैं, जो सॉलिड लिक्विड होते हैं, उनको मास के फॉर्म में कंपेयर कर लेते हो मोल की में, बट गैसेस को आप जनरली कंपेयर करते हो वॉल्यूम के फॉर्म में, जिसमें आप देखते हो कि जो विच बियर द सिंपल होल नंबर रेशियो, जो आपस में एक होल नंबर रेशियो बियर करते हैं, जैसे आपको कोई भी रिएक्टेंट है ना, तो उसमें जो उसकी बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से जो रेशियो होता है वो उसी, मतलब जो कोफिशिएंट का रेशियो होता है वो उसी के हिसाब से रिएक्ट करती है, और जो प्रोडक्ट है उसी के हिसाब से बनेगा, मतलब कोई भी रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी उनका रेशियो है उसी हिसाब से चीजें चलती हैं। जैसे आपका मान लो ये क्वेश्चन लिखिए 1H2 plus 1Cl2 gives what 2HCl, 1H2 plus 1Cl2 gives 2HCl। तो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, एक H2 जब एक Cl2 से रिएक्ट कर रहा है 2HCl कर रहा है, ये इसमें रेशियो है, एक वन वॉल्यूम, इसमें क्या रेशियो है, वन वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट विद वन वॉल्यूम ऑफ Cl2 गेस व्हाट, टू वॉल्यूम ऑफ HCl। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, अगर अब देखो रेशियो समझ आ गई, यहाँ पे ये रेशियो है, ये इक्वेशन है H2 plus Cl2 is 2HCl, वन वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट विद वन वॉल्यूम ऑफ Cl2 is 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। सिमिलरली हम लिख रहे हैं वन मोल ऑफ, सॉरी वन भी लिखेंगे यहाँ पे 100 वॉल्यूम अगर हम लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम 100 वॉल्यूम में रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे जो बनेगा, ये मत करना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा दो, यहाँ पे कितना बनेगा 200, चलो यहाँ पे तो बराबर है 200। अब कभी कभी ये में बराबर नहीं होगा, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि अब देखो, जैसे आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आपको एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे हम लोग ले रहे हैं एक एग्जाम्पल N2 plus 3H2 gives 2NH। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे N2 का 1 मोल है, H2 का 3 मोल है, और ये 2 मोल NH3 का। मैं अभी मोल के टर्म में लिख रहा हूँ, तो आपका जो वॉल्यूम भी बनता है वो इसके टर्म में ही बनता है। तो 1 वॉल्यूम ऑफ N2 वो रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ, 3 वॉल्यूम ऑफ H2, और वो क्या बना रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ NH, वो बना रहा है आपका 2 वॉल्यूम ऑफ NH। ठीक है, इसमें आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे हमारे लिखा 100 वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्ट विद 300 वॉल्यूम ऑफ H2 गिव्स 200 वॉल्यूम ऑफ NH। तो बच्चों इसमें हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पे एक मोल, जैसे रेशियो देखो, यहाँ पे एक के साथ 3 कर रहा है, तो सेम यहाँ पे वॉल्यूम में भी रेशियो, और आपका ये नहीं है कि अगर वॉल्यूम में टोटल रिएक्टेंट में सिर्फ 400 तो यहाँ पे ही 400 आएगा, ये नहीं है। यहाँ पे रेशियो के हिसाब से काम चल रहा है, जो रेशियो यहाँ पे होगा वही वहां पे होगा। ठीक है बच्चों, ये बात आप लोगों को क्लियर आ जाए समझ में। अब नेक्स्ट देखो, आप लोग मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग एक क्वेश्चन देखिए। जैसे लिखा है when 100 ml of methane, when 100 ml of methane burns, जब 100 ml of methane को burns करते हैं, when 100 ml of methane burns, it produce CO2
इट प्रोड्यूस CO2, है ना। तो 100 ml मीथेन को बर्न कर रहे हैं, इट प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर, और वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। हमें निकालना है फाइंड वॉल्यूम, फाइंड वॉल्यूम ऑफ आपका ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड CO2 प्रोड्यूस। क्या कह रहे हैं, आपका 100 ml मीथेन दे रखा है ना, और वो क्या कर रहा है, बर्न होके इट प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर, वो CO2 वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो वी नीड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड CO2 प्रोड्यूस। अब 100 ml मीथेन दे रखा है, तो मीथेन की इक्वेशन हो जाएगी CH4 प्लस O2 गिव्स आपको CO2 प्लस H2, है ना। CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। तो यहाँ पे एक मोल है, ये CO2, ये O2 के साथ यूज करना है, आप इसको बैलेंस कर दो, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, हाइड्रोजन 4, ये 2 लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 2 O2 हो जाएगा। हो गया बच्चों। अब इसको वो देखो, अब हमें इसको रेशियो के हिसाब से लिखो। यहाँ पे क्या कह रहा है, वी नीड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड CO2 प्रोड्यूस। ये 100 ml दे रखा है हमें, तो रेशियो के हिसाब से ये कितना करेगा, अगर 1 से 2 कर रहा है तो 100 से कितना करेगा, 200। आपका अगर एक वॉल्यूम से है, अगर यहाँ पे देख लो 1 वॉल्यूम से कितना कर रहा है, 2 वॉल्यूम, तो 100 ml से कितना करेगा, 200 ml। और CO2 कितना बन जाएगा आपका, हमें CO2 पता करना है, तो 1 से 1 बन रहा है, तो आपका यहाँ पे 100 ml, क्योंकि यहाँ पे आप रेशियो देख लो कितना है, 1 से 1 वॉल्यूम से 1 वॉल्यूम। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ रहे थे H2 कितना बनेगा, H2 200 हो जाएगा। तो बच्चों मोटा मोटा समझ में आ गया क्या बात चल रही है इसमें क्या बात चल रही है, इसमें पता चल रहा है कि आपको ये पता करना है कि कितना आपका रिएक्ट कर रहा है इसमें, ये इसमें बात चल रही है ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लो इज एवोगाड्रो। ये हमारा हो गया, नेक्स्ट गे-लुसेक हो गया। तो गे-लुसेक में हमें ये समझ में आ गया कि कोई भी गैसेज जब रिएक्ट करती हैं तो वो हमेशा उनमें जो रेशियो होता है वॉल्यूम होता है, वो मास की तरह नहीं होता उनका, कि अगर लेफ्ट में जितना मास है उतना प्रोडक्ट में मास होता है। यहाँ पे जो होता है वो रेशियो का फंडा चलता है कि आपका जो जब भी गैसेज कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी, रिएक्टेंट से रिएक्ट करेंगी, तो वो एक वॉल्यूम के फॉर्म में रिएक्ट करती है ना बच्चों। ये क्लियर है आप लोग को, तो यहाँ पे वॉल्यूम वाला फंडा चलेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। नेक्स्ट ये लो एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। और ये लास्ट आपका लॉ 5वां जिसे हम बोल रहे थे, टोटल 5 लॉ है, उसमें से फिफ्थ लॉ एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। इसको देखो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या होता है। कीपिंग, है ना, कीपिंग all the physical condition है ना, like temperature, pressure remains the same. Keeping all the physical condition like temperature, pressure remains the same. है ना, लिखिए आपने सारी कंडीशन इक्वल रखी है। फिजिकल कंडीशन है टेम्परेचर, प्रेशर रिमेन्स द सेम, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस हैव equal number of moles, equal volume of all the gases have equal number of moles, है ना, moles और molecules इससे बेटर है, and equal number of molecules। यानी क्या लॉ है ये, आपने सारी कंडीशन सेम रखी, टेम्परेचर, प्रेशर, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे आप इसको समझते हैं, ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मान लो आपका एक हमने कंटेनर लिया, ये कंटेनर है, ये 100 ml का कंटेनर है ना, इसमें H2 गैस है आपकी, लेटर से 100 ml कंटेनर में H2 गैस, उसके कितने मॉलिक्यूल होंगे इसमें, लेटर से हमने माना
आपके 100 मॉलिक्यूल आपके x मॉलिक्यूल 100 ml H2 100 ml में H2 गैस फिल है उसके x मॉलिक्यूल। अगर मैं इसी में आपका इसी 100 ml में NH3 डाल दूं तो बच्चों आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप कहोगे सर NH3 तो बिल्कुल छोटा है, थोड़ा अलग है, H2 बिल्कुल छोटा सा, NH3 थोड़ा बड़ा सा, तो वॉल्यूम मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। मैंने कहा क्या है ये? हाइपोथेसिस। अब मान के चलो, अज्यूम है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट इक्वल नंबर मॉलिक्यूल। गैसेस वैसे मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं तो साइज का वहां पे कोई मैटर नहीं करता और ये काफी अच्छा ठीक भी है। तो इसके भी आपके जो मॉलिक्यूल होंगे वो भी x के होंगे, वो भी आपके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? x हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप O2 के देखोगे तो O2 के भी आपके x मॉलिक्यूल। ये लॉ अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या वो लॉ है ये, कि अगर सारी कंडीशन सेम है तो अगर हम देखेंगे वॉल्यूम इक्वल है तो जो भी चाहे कोई सी भी गैस है उसकी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, वो हमेशा सिमिलर होंगे। इधर लोग बच्चों क्लियर आ रहा है आप लोग को समझ में, है ना? कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लेते हैं आपका 100 ml ऑफ मीथेन गैस, 100 ml ऑफ मीथेन गैस, है ना? लेट अस से आपके इसके y मॉलिक्यूल, मैं लेके चल रहा हूं इसके y मॉलिक्यूल। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 ml मीथेन गैस आपके y मॉलिक्यूल है और मैं आपसे बोलता हूं 100 ml ऑफ CO2 गैस, इसके भी कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? y मॉलिक्यूल। इसके भी कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? y हो जाएंगे। सिमिलरली 50 ml ऑफ CO2 गैस है आपकी, इसके कितने हो जाएंगे आपके? y/2 मॉलिक्यूल, है ना? आधे हो गए नहीं आप लिखोगे, इसके y/2 हो जाएंगे। और आपका 200 ml ऑफ NH3 गैस अगर हम ले लें तो इसमें कितना हो जाएगा? 2y मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो? मतलब अगर मॉलिक्यूल भी अगर चेंज होंगे तो इसके प्रोपोर्शन भी चेंज होंगे। मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल्यूम पे पूरी तरीके से डिपेंड है। तो मतलब जो वॉल्यूम ऑफ एनी गैस है, पूरा फाइनली आप इसको लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ। तो बच्चों ये आपके पांचों लॉ ओवर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉस थे। तो हमने पहला लॉ क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमने ये समझा था कि आपका कोई भी रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है उनका मास इक्वल रहता है ना? द सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा लॉ जो हमने पढ़ा, लॉ ऑफ डेफिनेट मोशन, उसमें पढ़ा कि कोई भी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से पैदा हो जाए, तो ऑब्टेन हो जाए, उसमें जो उसके एलिमेंट्स का रेशियो वो हमेशा बराबर है। मतलब किसका? मास का रेशियो उसमें बराबर है। जैसे हमने H2 का एग्जांपल लिया था। थर्ड लॉ इज आपका लॉ ऑफ आपका मल्टीप्लिकेशन। उसमें ये था कि आपके कोई भी दो एलिमेंट अगर वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं तो उसमें एक एलिमेंट फिक्स है, दूसरे में वेरी कर रहे हैं, तो जो वेरिएशन है उसमें हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो देखने को मिलता है, होल नंबर रेशियो। कांस्टेंट होल नंबर ऐसे 1 2 3। चौथा लॉ आपका हम बात कर रहे हैं गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ बोलता है कि आपका जब भी गैसेस रिएक्ट करेंगे तो उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसमें हमेशा एक रेशियो फॉर्म होता है ना? वहां पे वो मास की तरह नहीं करती रही कि अगर वो रिएक्टेंट से भी रिएक्ट करेंगे तो एक रेशियो के फॉर्म में करेंगे, प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी रेशियो के हिसाब से बनेगा। ये नहीं कि वहां पे अपने लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसे कर लिया प्लस माइनस करके, वैसा कोई काम नहीं करता। पांचवा लॉ जो है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सॉरी लॉ एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, पांचवा लॉ सॉरी, उसमें आपका क्या होता है बच्चों? उसमें आपका जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस है इक्वल नंबर मॉलिक्यूल, मतलब जो भी गैस का वॉल्यूम है उतने ही उसके मॉलिक्यूल होंगे, चाहे कोई भी गैस लिया हो, फलाना ढिमका, कितनी बड़ी या छोटी, उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई होंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे। तो बच्चों ये आज का हमारा लेक्चर ओवर करते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की और आप देखते रहिए वीडियोस, हमारे नोट्स भी देखते रहिए, आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।